स्वागत है आपका हमारे आज के एक और स्पेशल वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 9th के लिए जो वार्षिक परीक्षा जो आने वाली है, अभी समय बाकी नहीं है, कम समय है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए हैं, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का जो हाफ ईयरली जो पेपर हैं, वो लेकर आए हैं हम। और ये पेपर है 2023 का 2023 का पेपर है विज्ञान विषय का। आज हम इसी का एक सॉल्यूशन करेंगे ताकि पिछले साल के जो पेपर में किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, उससे आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था में होता है? यानी कि वेपर अवस्था में होता है, वाष्प अवस्था में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, जो पानी जो होता है बेसिकली कौन से किस टेम्परेचर आपके वेपर अवस्था में होगा, वाष्प अवस्था में होगा, तो वो हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या होगा, ये वाष्प अवस्था के अंदर होता है। 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, बर्फ अवस्था में होता है। वो 0 डिग्री पर जो पानी होता है बर्फ अवस्था में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 80 डिग्री होगा नहीं, 25 डिग्री भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। संपीड़ितता अधिक किसमें होती है? तो देखो, सबसे पहले तो संपीड़ितता होता क्या है? संपीड़ितता का मतलब होता है हाई प्रेशर, उच्च दाब। और उच्च दाब किसका होता है? जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि एलपीजी गैस होती है, उसको अगर आप गैस की टंकी में उच्च दाब पर भरा जाता है, उसकी संपीड़ितता बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि संपीड़ितता सबसे अधिक किसकी होती है? गैसों की, ठोस की, द्रवों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो गैस होती है, गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, ध्यान में रखना है। गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गैस। पोटेशियम का प्रतीक, अब देखो ये तो सारे आपके एलिमेंट्स से तत्व है, आपको तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, इनके जो प्रतीक वगैरह है, तत्वों का नाम वगैरह सब आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए, पोटेशियम का प्रतीक, पोटेशियम का पहले प्रतीक क्या होता है? के होता है। देखो, पी नहीं करना है। देखो, पी आप बोलते हो कि पी पोटेशियम पी से होता है, तो पी नहीं, ये इसका प्रतीक बेसिकली क्या होता है? के होता है। पी किसका होता है? फास्फोरस का होता है। एफ आपके फ्लोरीन का होता है, एन नाइट्रोजन का होता है, के किसका होता है? पोटेशियम। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके? 19। कितना होता है? 19 होता है, ये भी ध्यान रखना है। परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 19 होता है, ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, कोलाइड का उदाहरण क्या है? जो कोलाइड है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? स्याही, दूध, रक्त या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो दूध होता है वो क्या होता है आपका? कोलाइड होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए फिर अपने चलते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कि हमारा जो अगला सवाल दे रखा है कि आपके दिए गए सूत्र में रिक्त स्थान भरिए। देखो, यहाँ पर जो सवाल है ना, यहाँ पर गति के समीकरण से संबंधित है। देखो, गति के बेसिकली कितने समीकरण है? 3 समीकरण। कितने समीकरण है आपके? 3 समीकरण। वो समीकरण आपको ध्यान में रखने हैं कि समीकरण 3 कौन-कौन से। देखिए, पहला समीकरण क्या है आपका? v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या है? एस बराबर यू टी। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये मैंने आपको यहाँ पर तीनों समीकरण लिख दिए। तो देखो, यहाँ पर दे रखा है कि s बराबर यू टी। अब देखिए, ये कौन सा समीकरण है आपका? दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब यू टी दे रखा है, तो यू टी दे रखा है, यहाँ पर ब्लैंक्स दे रखा है, खाली जगह दे रखी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी 2s या ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? ये आएगा आपके यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये वाला आएगा भाग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा है? इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? तो सीधा सा बात है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? अपनी स्पीड या चाल कहलाती है। केंद्रक का पता लगाया था। देखो, दो चीजें ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि कोशिका की खोज या कोशिका का पता किसने लगाया, कोशिका की खोज किसने की, तब तो आपको क्या ध्यान रखना है? रॉबर्ट हुक याद रखना है। रॉबर्ट हुक याद रखना है। 1665, सन 1665।
अगर आपसे पूछे केंद्र का पता किसने लगाया, तो वो लगाया था आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन। तो ये ध्यान रखना है कि केंद्र की खोज का श्रेय या ब्राउन, इसका पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। और कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है 1665 में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। देखो मैं एक एक ऑप्शन बता देता हूँ। स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था यहाँ पर? स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था यहाँ पर? कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, मैं एक एक ऑप्शन बता देता हूँ। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने, ये ध्यान रखना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज मैंने यहाँ पे बता दिया आपकी 1665। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज। पुरकिंजे ने क्या दिया था? पुरकिंजे ने दिया था जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य शब्द दिया था, जीव द्रव्य के बारे में बताया था किसने? प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने। अगला सवाल है, 5 किलोग्राम एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से सरल गति में रेखा में गतिमान है। पिंड पर कार्यरत परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो देखो, परिणामी बल ज्ञात कीजिए। इसको एक बार हम इसको रब कर देते हैं। देखिए, परिणामी बल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखिए, इसको रब कर देते हैं एक बार, ताकि अच्छे से बता सके। देखिए, अब यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर दे रखा है बल, आपको परिणामी बल निकालना है। तो परिणामी बल निकालने के लिए आपको पता है बल बराबर एफ क्या होता है? एफ किसके बराबर होता है? आपका जो एफ किसके बराबर, एफ यानी यहाँ पर क्या बल, एफ किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एम क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान है। ए क्या है यहाँ पर? त्वरण है। दोनों चीज इस सवाल में दे रखी है। एफ निकालना है आपको। एम कितना दे रखा है? द्रव्यमान कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम, 5 kg दे रखा है। और त्वरण कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए बराबर कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब आपको फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर एफ बराबर, एम कितना है आपका? 5, ए कितना दे रखा है? 10। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 50। तो 50 न्यूटन हो जाएगा। अब हमने न्यूटन क्यों लगाया पीछे? क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भाई बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 50 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपका? वो आंसर दे रखा है। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका 50 न्यूटन। अच्छा सवाल था, बड़ा सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो वस्तु पर सदैव बल को कार्य करता है, उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि वस्तु पर सदैव एक न कोई बल कार्य करता है। जब वस्तु की वेग में गति त्वरित, त्वरित का मतलब क्या होता है? वस्तु के वेग में, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन कब होगा? जो उस पर कोई ना कोई एक फोर्स कार्य करेगा, एक बल वर्क करेगा, तभी उसके वेग में परिवर्तन होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कहता है कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? तो देखिए, दाब का मात्रक क्या है यहाँ पर? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा? दाब का जो मात्रक होता है, वैसे दाब का अगर आपसे ऐसा ही मात्रक पूछिए तो ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है आपका? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दाब का मात्रक सीधा पूछा है, तो ऑप्शन उस हिसाब से क्या होगा आपका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? और ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका,
गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सदैव होता है, ब्लैंक्स देखो ध्यान रखना, गुरुत्वीय स्थिरांक जो ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट होता है उसका मान सदैव कैसा होता है, स्थिर होता है, ध्यान रखना कैसा होता है, स्थिर होता है। आप पूछे कि भाई गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सदैव कैसा होता है, तब तो आपको ध्यान रख बोलना है कि स्थिर होता है। लेकिन पूछे कि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है, तब आपको क्या करना है, 6.67 इंटू 10 की घात -9 करना है। अगर मान पूछे तो ये करना है। सीधा सीधा पूछा जाए कि कैसा होता है, तो आपको बताना है कि स्थिर होता है। कैसा होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, स्थिर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्थिर आ जाएगा, ध्यान रखना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर। आपके गुरुत्वीय त्वरण का नाम 9.8 मीटर प्रति सेकंड, इसको ध्यान में रखना है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान याद रखना है। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाए, कोई एग्जाम में आंकिक सवाल पूछा जाए, तो उस कंडीशन में सवाल को आसान करने के लिए यहाँ पर 10 मान रखना है, ताकि सॉल्यूशन अच्छे से। लेकिन फैक्चुअली जो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पशुधन के प्रबंधन को क्या बोलते हैं, तो पशुधन के प्रबंधन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा सवाल है, पशुपालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं। किस क्रांति द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई, देखो अलग अलग उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अलग अलग क्रांति लाई गई। तो दुग्ध उत्पादन, दूध दूध कैसा होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है। तो क्रांति का नाम भी क्या होगा, श्वेत क्रांति। क्या बोलेंगे इसको, श्वेत क्रांति, श्वेत या सफेद, श्वेत या सफेद क्रांति बोलेंगे। तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृत प्रदान करने वाली जो पद्धति, वो कौन सी है आपको, तो देखो तत्वों के नाम और उनको पद्धति को प्रदान करने वाली जो पद्धति है, वो कौन सी है आपके, वो आपके IUPAC पद्धति, ध्यान में रखना। कौन सी पद्धति है आपकी, IUPAC, ध्यान में रखना। IUPAC, ये पूरा नाम याद रखना है। इंटरनेशनल यूनियन, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरा नाम भी इसका ध्यान में रखना। क्लियर। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पर, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो ध्यान रखना 1 मीटर में होते हैं आपके 10 की घात 9 नैनोमीटर। ध्यान रखना 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं आपके, इसमें 1 मीटर के अंदर 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं। फिर ध्यान में रखना है, ये जो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकते, क्या बोलते हैं, वे जो सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकते, उसको हम बोलते हैं तत्व। तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, इसमें एक ही प्रकार का परमाणु होता है, उसको आप तत्व विभाजित कर ही नहीं सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, या उसको बोलेंगे तत्व बोलेंगे। तेल में जल का मिश्रण कैसा है, देखो 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं आपके, एक होता है समांगी, तो एक होता है विषमांगी। अब जैसे कि तेल के अंदर आप पानी के अंदर तेल डालोगे, तो पानी की लेयर ऊपर रहेगी, सॉरी, पानी की लेयर, पानी जो नीचे रहेगा और तेल की लेयर ऊपर रहेगी, दोनों साथ में मिक्सअप नहीं होता है, यानी कि अलग अलग होते हैं, अलग अलग। पानी नीचे रह जाता है, तेल की लेयर ऊपर रह जाती है, दोनों अलग अलग होते हैं, मिक्सअप नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। कैसा विषमांग मिश्रण बोलेंगे आपके, विषमांगी मिश्रण, यानी कि जिसको पृथक कर सकते हैं या पृथक देख सकते हैं। अगर आपने जल के अंदर पानी पानी के अंदर आपने नींबू मिला दिया, नींबू का रस मिला दिया, सर शक्कर डाल दी, नमक डाली, मिक्सअप कर दिया, पूरा सारा घुल गया, अब उसको आप पृथक कर पाओगे नहीं, तो वो कैसा हो गया, समांगी। तो जिसको पृथक देखना संभव है, कर सकते, उसको बोलेंगे विषमांगी। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान में रखना है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है, तो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन क्या कहलाता है, टिंचर आयोडीन। क्या कहलाता है, टिंचर आयोडीन कहलाता है, ध्यान रखना, टिंचर आयोडीन। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, देखो पिछले में सवाल में पोटेशियम का पूछ लिया, यहाँ पर कैल्शियम का पूछ लिया, तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका जो बनती है, वो मात्र कोशिकाओं के समान बनती है। मान लो मात्र कोशिकाओं की संख्या 2 है, तो यहाँ पर पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, नॉर्मल 2। ध्यान में रखना यहाँ पर, तो पुत्री कोशिका बनने वाली संख्या कैसी होती है, यहाँ पर समान होती है। छाल का मात्रक क्या होता है,
तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का पूछे तो याद रखना है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल को परिभाषित कीजिए। बल क्या होता है? बल क्या होता है? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना। भाई किसी वस्तु को खींचना तथा धक्का देना ये एक प्रकार से क्या है, जिससे वस्तु की स्थिति में आकार में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर आएगी, जब ऊपर जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो क्या होगा? उसके अंदर घटेगा या बढ़ेगा? यानी प्रभावित होगा, कम होगा। गुरुत्वीय पृथ्वी तल से जब कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो जी के मान में क्या होगा? कमी आएगी यहाँ पर। जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में सार्वत्रिक नियतांक कौन सा है? तो देखो जी, स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे सार्वत्रिक नियतांक पूछे तो कौन सा होगा? कैपिटल जी होगा, ध्यान रखना। एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण देखो। एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण, बहुत सारे एक कोशिकीय जंतु हैं। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि आपकी अमीबा है। देखो मैं कुछ एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखता हूँ आपकी। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम पैरामीशियम ये कुछ एक कोशिकीय जीव, और कुछ बैक्टीरिया ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एक वजह से क्लेमाइडोमोनास थे। ये कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर मात्र एक सेल होती है, शरीर में एक कोशिका पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जिसके शरीर में एक कोशिका होती है। बहुकोशिकीय जिसके शरीर में एक से अधिक कोशिका होती है, असंख्य कोशिका होती है, इसको बहुकोशिकीय जंतु बोलते हैं। रबी की फसलों के नाम लिखने। तो देखिए, रबी की फसलों के नाम लिखने। रबी की फसल तो पता ही है आपको, जो शीत ऋतु में बोई जाती है, सर्दी ऋतु में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है बेसिकली, और मार्च अप्रैल तक उसको काट दिया जाता है। तो रबी की फसल कौन कौन सी है? जैसे कि देखिए आपके, मैं बता देता हूँ। चना, सरसों, गेहूँ, मटर, अलसी, ये सारी की सारी किसकी फसलें? रबी की फसलें। खरीफ की पूछे तो खरीफ में बाजरा, मक्का, सोया, आपके बाजरा, मक्का, धान, आपके जो होता है अपने जो ये कपास वगैरह, ये सारी का मूंग वगैरह, जितनी तिलहन जो दालें जो तिलहन वगैरह, ये सब किस में आती है? खरीफ की फसलों में आती है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है कि देखो, अगला सवाल है, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण को आपके रेखांकित कीजिए। देखो, तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। इसमें क्या करना है? अंतर बताना है। देखो, ठोस में क्या होता है? ठोस के अंदर ठोस के कण होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। मैं बता देता हूँ इसको ऐसे बोल के कि ठोस के कण बड़े क्लोज होते हैं, पास पास में होते हैं, उनके अंतरा जो आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। तो ये कुछ ठोस के गुण हैं। द्रव में क्या होता है? द्रव में आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठोस द्रव के जो कण होते, मौलिक कण होते हैं, वो गैस की तुलना में पास होते हैं और ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। इनमें जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। गैस में क्या होता है? आकार आयतन बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, इनके जो कण बहुत दूर दूर होते हैं, और इसके अंदर आकर्षण बल कम होता है। एलपीजी और सीएनजी के विस्तार रूप लिखिए। देखो, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये एलपीजी सीएनजी के अंदर डिफरेंस आपको नाम में ध्यान रखना। उन दो तत्वों के नाम लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखिए, मैं बता, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपसे धातु पूछे कि भाई कमरे के ताप पर कौन से द्रव अवस्था में होता है, तब आपको पारा याद रखना है। पारा या मरकरी। पारा को हम और क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। अगर आपसे अधातु पूछे तो अधातु में कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो याद रखना है ब्रोमीन। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी। ये दो ऐसे तत्व हैं जो, ये दो ऐसे है जो आपके
उन तत्व जो आपके कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों ध्यान रखने। धातु पूछे तो पारा या मरकरी, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। देखो पारा या मरकरी का प्रतीक क्या होता है? Hg होता है, ये भी ध्यान में रखो। अगला सवाल है, धातुओं के कोई 4 गुण लिखना है। तो देखो धातु चमकीले होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सारे के साथ ध्वनिकता, सोनोरस यानी ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ये सारे के सारे किसके दो गुण हैं? आपके धातुओं के गुण हैं। फिर अपना अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि सोना और चांदी के प्रतीक, सोना यानी गोल्ड, सोने का गोल्ड का प्रतीक क्या होता है? Au, ध्यान में रखना है। गोल्ड का प्रतीक क्या होता है? Au। और चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag। तो ध्यान में रखना, ये सोना है, सोने का प्रतीक है सोना यानी गोल्ड, और ये है आपका चांदी का प्रतीक Ag। ठीक है। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो बेसिकली प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो आपके लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मैं बता देता हूँ यहाँ पर, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ध्यान में रखना है। वेग को परिभाषित कीजिए। वेग देखिए किसे कहते हैं? वेग क्या होता है बेसिकली, जब कोई वस्तु एक विशेष दिशा में या निश्चित दिशा में गति करता है, या उस जब किसी वस्तु की विशेष दिशा में या निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। चाल में क्या होता है? वस्तु की स्थिति, वस्तु के मतलब वस्तु के स्थिति में परिवर्तन चाल कहलाती है। भाई समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है। लेकिन यहाँ पर वेग में क्या होता है कि किसी निश्चित या विशेष दिशा में वस्तु दूरी तय करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सूत्र क्या है? देखो मैं बता देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सूत्र क्या है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का सूत्र है आपका कैपिटल जी बराबर, यानी कि गुरुत्वीय आपके सार्वत्रिक नियम का जो सूत्र है, जो क्या होता है आपका एफ बराबर, यहाँ पर हो जाएगा जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ये है जी, यहाँ पर गुरुत्व सार्वत्रिक है, कैपिटल एम ये द्रव्यमान है एक वस्तु का, ये दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है, डी क्या है? दूरी, ये दो वस्तुओं के द्रव्यमान के बीच की दूरी का स्क्वायर है। तो ये गुरुत्व सार्वत्रिक नियम होता है एफ बराबर जी एम एम अपन डी स्क्वायर। ये चीज ध्यान में रखनी है, जी एम एम अपन डी स्क्वायर, ये होता है गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक। खरीफ की फसलों की परिभाषा दी थी। तो देखिए खरीफ की फसलें क्या होती है? खरीफ की फसलें देखो, मैंने अभी पिछले सवाल में बताया गर्मी की फसलों के बारे में। और खरीफ की फसलें क्या होती है, किसे कहते हैं खरीफ की फसलें? बेसिकली देखिए कि खरीफ की फसलें जो होती है वो आपकी बरसात ऋतु में बोई जाती है। तो बस खरीफ की फसल की बुवाई कब होती है? जून और जुलाई में होती है। जून और जुलाई में खरीफ की फसलों की बुवाई होती है, और आपके सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें बोलते हैं। ये बेसिकली बारिश पर निर्भर रहती है। जब बरसात होती है तब इसकी बुवाई की जाती है, जून जुलाई के अंदर। जो मैंने उदाहरण भी बताया, जैसे धान, मक्का, आपके कपास वगैरह, तिलहन वगैरह, मूंग वगैरह, ये दालें वगैरह, वो सारी किस में आती है? बाजरा वगैरह, वो सब खरीफ की फसलों के अंदर आती है। एक ऊपर एक सवाल रह गया, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखो पनडुब्बी जो होती है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पनडुब्बी जो होती है वो आपके कोई सिद्धांत पर कार्य करती है, वो करती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आर्किमिडीज, ये ध्यान रखना, मैं इसका ये आंसर बता रहा हूँ। ये इस सवाल का सवाल नंबर 37, आर्किमिडीज, ध्यान में रखना, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है, ध्यान में रखना। खरीफ की फसल की परिभाषा मैंने बता दी। वर्मी कंपोस्ट खाद को परिभाषित कीजिए। तो वर्मी कंपोस्ट खाद किससे बनती है? केचुए से बनती है। तो केचुए से बनी खाद क्या कहलाती है? आपकी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, जो खेतों के लिए, फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। पशुपालन को लाभ देखिए, देखो पशुपालन के लाभ देखने, तो पशुपालन क्या होता है? पशुपालन के अंदर साथ में जो भी खेती करता है, कृषि करता है, तो उससे क्या होता है? पशुओं के पालन से जो भी उससे जो भी उत्पाद प्राप्त होता है, दूध वगैरह, घी वगैरह, जो भी उत्पाद प्राप्त होता है, उससे विक्रय करने से जो भी आमदनी होती है, उससे लाभ होता है। इसके अलावा पशुओं के खेतों के अंदर हल चलाने में और भी कार्यों के अंदर भी पशुओं का उत्पाद काम उपयोग में लिया जाता है। तो काफ़ी हद तक
जो खेती करता है, जो खेती के साथ पशुपालन करता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं। तो पशुओं का प्रबंधन करना, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं। तो काफ़ी हद तक उसकी क्या है, लाभ है। निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखिए। तो देखो तत्वों के प्रतीक मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दे रहा तत्व पहला है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है यहाँ पर, एन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, ओ। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, एल। और क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, सी एल। ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। तो ये भी प्रतीक के साथ इसके तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक भी आपको ध्यान में रखने हैं। आत्मघाती किसे थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार का ऐसा कोशिकांग होता है। जब किसी कोशिका में जब लाइसोसोम फटता है, तो उस कोशिकांग के अंदर जो भी पाचक एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, कोशिका का भक्षण कर देते हैं या कोशिका को खा लेते हैं, कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उसको लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती की थैली। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं, तो भी आपको ध्यान में रखना है लाइसोसोम। या लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। त्वरण की परिभाषा, मात्रक और सूत्र लिखना है। तो देखो त्वरण की परिभाषा मैंने अभी पिछले सवाल में बताई थी भी, कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। वस्तु के वेग में मैं लिख लेता हूँ। वस्तु के वेग में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब मात्रक क्या होता है त्वरण का, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, तो त्वरण निकालने का सूत्र क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण को किसे डिफाइन करते हैं, ए से। तो ये फॉर्मूला भी हो गया, ये आपका मात्रक भी हो गया, और ये आपकी परिभाषा। तीनों चीज़ें हो गई कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण का सूत्र v माइनस यू अपॉन टी होता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, जंतु कोशिका का चित्र बनाइए और दो कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। तो देखो जंतु कोशिका और पादप कोशिका बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ध्यान में रखने हैं, जरूर एक न एक एग्जाम में पूछा जाता है। और दो कोशिकाएं जैसे कि आपकी लाइसोसोम, गोल्गी कोय, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका वगैरह, ये सारे के सारे आपके कोशिकांग हैं आपके, इनका वर्णन करना है। केंद्र का नामांक चित्र, तो दोनों में से आपको एक सवाल करना है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम की परिभाषा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम, जड़त्व नियम। तीसरा नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा भी है एक जिसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो तीनों नियम ध्यान में रखने हैं। उदाहरण, जड़त्व का नियम क्या होता है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, वो तब तक उस अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है या बाह्य बल कार्य नहीं करता है। वो क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, किसी भी क्रिया के विपरीत की दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे कि हम नाव चलाते हैं, जैसे कि हम कंधे पर एक गन रखकर उसको जब ट्रिगर दबाते हैं तो गोली आगे गति करती है, और जो बंदूक का पीछे का भाग वो कंधे को क्या कर देता है, धक्का देता है। तो ये क्या होगी, क्रिया प्रतिक्रिया होगी। नाव पानी में चलाते हैं तो नाव आगे चलती है, पतवार से पानी को पीछे धकेलती है और नाव आगे गति करती है। ये भी किसका उदाहरण हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण हो गया। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम भी आपको उस कंडीशन के अंदर आपके क्या है, कई कंडीशन में आपका जड़त्व का नियम काम करता है। तो कहने का मतलब है कि जड़त्व का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और संवेग संरक्षण का नियम तीनों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके देखो, आप जैसे ट्रेन में बैठे हो, आप गति कर रहे हो, जब उस कंडीशन में आपको लगता है कि आपका शरीर भी उस कंडीशन में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसके अलावा जड़त्व जड़त्व का नियम, यानी कि जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, जैसे कि कोई आपके स्टूल है, तो वो स्टूल तब तक एक ही कंडीशन में रहेगा जब तक वो उसी कंडीशन में वहीं पर पड़ा रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो ये क्या हो गया, जड़त्व का नियम हो गया। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये इसमें न्यूमेरिकल सवाल था, एक ये था हम क्या किया, दोनों में से एक करना था। इसमें भी क्या करना है, आपको इस न्यूमेरिकल अंक के प्रश्नों को सॉल्व करना है, जिसमें आपको त्वरण लिखाना है, त्वरण का मात्रक आपको त्वरण निकाल के इसमें सॉल्व फुल त्वरण निकालना है, और फिर त्वरण रेल का त्वरण दोनों में वो क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो ये आपका पेपर था पूरा।
एक हाँ, पिछले साल का पेपर था जिसे मैंने पूरी अच्छे से सॉल्यूशन किया है। तो उम्मीद है कि आपको इससे आने वाले एग्ज़ाम के वार्षिक परीक्षा के कक्षा 9 के लिए काफ़ी लाभ मिलेगा। हम और अभी आगे कुछ पेपर को सॉल्यूशन करेंगे पुराने पिछले साल के या जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने एक और सवाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।